जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जय प्रक्रम का पार्ट नंबर 2। हमने जय प्रक्रम के बारे में पढ़ा था कि जय प्रक्रम होता क्या है और मैंने बहुत कुछ जाना था। उसी में एक होता है पाचन। पाचन का हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। अब उसी पाचन का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। हम जानेंगे एक्चुअली में कि पाचन क्या होता है। पाचन हमने बता दिया था, उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखिए। देखिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि एक्चुअली में हमारे शरीर के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, आप नहीं एग्ज़ाम में देना चाहते, फिर भी आप इंटरेस्ट से पढ़िए ना। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में देना, नहीं, आप ये सोच के पढ़िए कि हमारे लाइफ का ये एक पार्ट है। हमें ये जानना चाहिए ना कि एक्चुअली में खाना क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे। तो ये जानने के लिए कम से कम तब तो पढ़ लो बढ़िया से। तो देखो ध्यान से, हमने खाना खाया तो हमने क्या पढ़ा था कि हम खाना खाते मुख में जाता है। मुख में जाने के बाद फिर कहाँ पहुँचता, ग्रास नली में। ग्रास नली में पहुँचने के बाद फिर अमाशय में पहुँचता। अमाशय में पहुँचने के बाद अब पहुँचाएंगे हम खाने को कहाँ पर, ग्रहणी में। एक्चुअली में खाना कहाँ कहाँ से गुजरता है, ये आपका मुख था, मुख वाला पार्ट था। मुख में से आप जो ही डाला आपने खाना कहाँ गया, ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद जाने के बाद ये अमाशय है। यही अमाशय, ये जो हम पेट कहते हैं अंदर वाला भाग, वो हमारा एक्चुअली में अमाशय है। अमाशय को ही हम पेट कहते हैं। और ये जो आप कहते हैं कि पेट पेट, ये एक्चुअली में उदर गुहा है। क्या है ये, आपका उदर गुहा है ही। और इसके अंदर जो ये है अमाशय को ही हम पेट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये लीवर है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो आपने खाना खाया मुख में से। मुख में से कहाँ से आया, ग्रास नली। ग्रास नली यही है बाबू। तो यहाँ से आने के बाद फिर कहाँ पहुँचा, ये अमाशय। अमाशय में भोजन पहुँचा। तो अमाशय में भोजन पहुँचने के बाद हमने पढ़ा था बाकायदे से एक्चुअली में इसमें होता क्या है। तो हम इसको न बता के अब डायरेक्ट भोजन को हम कहाँ पहुँचा रहे हैं, ग्रहणी में। तो देखिए जब भोजन ग्रहणी में पहुँचता है उस समय होता क्या है। पहले एक बात तो हम आपको बताए नहीं थे, ज़रा समझ लीजिएगा। जो ये भोजन आता है, जैसे आपने खाना खाया तो भोजन जो गति होती है, जैसे मैं चल रहा हूँ उसकी भी कोई गति है, मैं बोल रहा हूँ भी कुछ ना कुछ है। तो उसमें जब भोजन जिस स्पीड से आता है, जिस गति से आता है, उस गति का कुछ नाम है बाबू। उस गति का नाम जो दिया गया, क्रमानुकुंचन गति दिया गया है। देखिए उस गति का नाम क्या है, क्रमानुकुंचन। यहाँ से खाना आपने खाया, ये जो गति यहाँ से आती है क्रमानुकुंचन गति करते हुए ये तक पहुँचता है, तो क्रमानुकुंचन गति का है। तो आपको हम एक सिंपल सी बात बताएं, जब टूथपेस्ट देखिए घर में ख़त्म हो जाता है तो हम लोग भारतीय, और भारतीय का है जुगाड़ू है। तो ससुरा हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट को ऐसे दाब के, ऐसे खूब बढ़िया बाकायदे से दाब के, ऐसे गार गार के तब जा करते। तो जब हम दाबते हैं तो उस समय उसमें प्रेशर जो डालते हैं, जिस प्रेशर से वो निकलता है, इसी प्रकार से क्या होता है, क्रमानुकुंचन गति होता है। तो प्रेशर के साथ ये खाना यहाँ पे आता है। और अगर इसे ढब देना आके यहाँ पेट में गिर जाएगा, ऐसे ढब देना यहाँ, और उसी नहीं आएगा तो फिर कहाँ पर, अरे ढब ढब बोलेगा, तो ऐसे में समस्या हो जाएगी। तो आप इस तरीके से आता है, क्रमानुकुंचन गति से भोजन धीरे धीरे नीचे आता है। तो हमने पढ़ा था, यहाँ पे गया। और एक बात बता दे, हमें पढ़ना है बोलस, काइम, काइल। ये क्या होता है, देखिए जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ऐसे मुंह में जब डालते, मुंह में जब डाल के ऐसे मानिए कोई अकड़िया था, ऐसे ऐसा कच ओ माय गॉड, तो ऐसे निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो ही मुंह में डाला भाई ऐसे निकाल दिया, मुंह में से डाल के फिर निकाल दिया भोजन, उसका नाम होता है बोलस। और उसके बाद जब मान लीजिए आपने निकाल दिया और न निकाले, उसके बाद आप खाने लगे, खा के कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। अमाशय के बाद जब आप ग्रहणी में पहुँचने जा रहा है, तो जो ही ग्रहणी में पहुँच रहा भोजन, तब उसका नाम हम दे देते हैं काइम। और काइम के बाद देखिए ध्यान से, भोजन 3 रूप उसका बन जाता है। एक जो होता है यहाँ पर मुंह में डाला, मुंह में से भाग के देना निकाल दिया, तो वो क्या कहलाएगा, बोलस। फिर उसको जब खाना पहुँच गया और भाग के देना, जब उल्टी ऐसा मारते हैं, उल्टी निकलता है, तो वो क्या होता है, काइम होता है। और काइल क्या होता है, देखिए काइल क्या होता है, जो हमारा मलाशय होता है, यानी कि जो मेरा अपशिष्ट पर आपने जो खाया पिया और जो लैट्रिन के रूप में बाहर निकालते हैं, जब तक रहता गुदा में, एनालिस में, तब तक वो क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। अभी इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम समझते हैं ग्रहणी में। जब भोजन अमाशय से होकर ग्रहणी में पहुंचता है, तो एक बात समझिएगा, यहाँ पर आपने पढ़ा था HCl था, HCl मतलब यहाँ पर क्या था, HCl था, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। तो इसमें क्या था, अम्ल की मात्रा थी, यानी अम्ल की मात्रा है। तो जो ही भोजनवा हेमन आएगा तो भोजन को अम्ली बना देगा, तो यही से पहुँचेगा। तो ग्रहणी इंतजार करेगा कि आज जा। जो ही ग्रहणी में ये भोजन पहुंचा, तुरंत यहाँ पित्त है, क्या है, पित्ताशय है। ये क्या बाबू, पित्ताशय है। पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। और यहीं पर एक हम फिगर बना दे रहे हैं, यहीं पर अग्नाशय होता है। क्या होता है,
अग्नाशय होता है और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। देखिए पहले पित्त रस निकलेगा, जो ही भोजन यहाँ से ढूंढते हुए यहाँ पे आएगा तो उससे कौन मिलेगा, पित्तरस मिलेगा। और पित्तरस फिर वहाँ से मिलने के बाद फिर ये भी एक ग्रहणी है, यहाँ पे आया तो कौन सा रस मिला, अग्नाशय। यानी कि आप कह सकते हैं जब अमाशय से भोजन नीचे की तरफ बढ़ता है तो पहले पित्तरस मिलता है, फिर उसमें कौन सा रस मिलता है, अग्नाशयिक रस मिलता है। देखिए जो पित्तरस होता है वो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। देखिए यहाँ पर मैंने कहीं लिखा होगा जो पित्तरस होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। और ये क्षारीय होने से फ़ायदा एक ये होता है कि भोजन यहाँ बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। तो जब भोजन अम्लीय हो जाए बहुत ज़्यादा तो ऐसे में हमारे लिए हानिकारक होता है। तुरंत ही ये क्षार का कहता है ओ माय गॉड अम्लीय आ रहा है, तुरंत ही इसको क्षार को अम्लीय क्षार के प्रकृति को कम करता है। देखिए अम्ल का गुण, देखिए क्षार का गुण क्या होता है कि जब कोई चीज़ अम्लीय है, जब किसी भोजन में अम्लीयता यानी खट्टापन ज़्यादा है तो ये क्षार इस खट्टेपन को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जो ही ये भोजन में आता है तो ये क्या करता है, पित्त रस कहता है ओ आइए आइए आपका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कौन कहता है, पित्त रस कहता आइए मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अम्ली बन के आ रहे हैं क्योंकि बहुत खुश रहता है, अब जाएंगे, अब अंदर हंगामा करेंगे। कौन, खाना में अम्लीय तो हो जाता है, अम्लीयता होने से हमारे पेट उठ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये कहता ये रखवाली करता, कहता ऐसे नहीं जाने देंगे। जो ही ये आता है ऐसा सट के यानी इसका पित्त रस तुरंत ही उस अम्ल को कम कर देता है। क्यों अम्ल को कम कर सकता है, क्योंकि पित्त रस में क्षार होता है और क्षार तुरंत ही अम्ल की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब खाना और पहुंचा, अग्नाशयिक रस मिला, फिर यहाँ पे भी भोजन का पचना शुरू होता है। फिर उसके बाद यहाँ से खाना आते 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 यहाँ पे पहुँचता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब खाना यहाँ से पहुँचा तो जो ही यहाँ इसके अंदर पहुँचता है इसे हम कहते हैं छोटी आंत। नाम है बस छोटी आंत, लेकिन आहार नाल की सबसे बड़ा भाग अगर कोई पूछेगा क्या है तो कह देना छोटी आंत है। तो ये आपका क्या है, छोटी आंत है। तो छोटी आंत को देखो ध्यान से 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन आप क्लास 10th में हो, आपको नहीं आता है कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है। बस केवल आपसे क्या आ जाएगा कि छोटी आंत में भोजन पहुंचा है तो यहाँ पहुंचने के बाद फिर इसमें कुछ होता है। लेकिन हम आपको बता दें कौन कौन सा वो भाग है। देखिए छोटी आंत में 3 भागों में बांटा गया है। तो इस वाले भाग को कहते हैं डेडूनम, इसे कहते हैं जेजूनम, इसे कहते हैं इलियम। तो ध्यान दीजिएगा डेडूनम में भोजन का पाचन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे भोजन का पाचन हुआ, यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। जेजूनम में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ और यहाँ क्या किया जाता है, भोजन को फैलाने का काम किया जाता है। जैसे क्यों, आप अपने घर पे देखे होंगे औरतें जो होती हैं चावल बीनने से पहले खूब नीक के फैला देंगी ताकि नीक के फरियाए। तब जब नीक के फरियागा तो अच्छे से हम उसको बीन सकते करो को। उसी तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से भोजन को क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है ताकि उसमें रस अच्छे से मिल के भोजन का पाचन हो। तो यहाँ पर भोजन को फैलाने का काम किया जाता है। डेड्यूनम और कहते हैं जेजूनम में क्या होता है, ये भोजन को फैलाने का काम तो यहाँ भोजन जो ही फैलेगा। अब इस पार्ट को कहते हैं इलियम। देखिए छोटी आंत में ही 3 भाग है। इलियम में याद रखिएगा भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। अभी मैं बता रहा हूँ भोजन का पाचन क्या होता है और अवशोषण क्या होता है। याद रखिएगा इलियम में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है और क्या होता है, अवशोषण होता है। तो अब ध्यान दो, इलियम में आपने समझा तो ध्यान यहाँ से फैल गया है और यहाँ पे क्या आएगा, पाचन होगा। तो इलियम से क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को एमिनो अम्ल में बदलता है। देखिए ध्यान से क्या करता है, आप याद रखिएगा इलियम से कौन सा एंजाइम निकलता है, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, इरेप्सिन निकलता है। इलियम से कौन सा एंजाइम निकलता है, इरेप्सिन। और इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। इस बात को आप इतना ध्यान रखे रहिएगा। तो हमने क्या कहा, इलियम में भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण होता है। मतलब कि देखिए ध्यान से पूरी तरीके से यदि आपसे कोई कहे भोजन कहाँ पचता है, इलियम में। अगर आपका इलियम ऑप्शन हो, देखिए आपसे ऑप्शन ऐसे आ सकता है, इलियम आ सकता है या फिर छोटी आंत आ सकता है। अगर इलियम होगा तो इलियम को टिक मारिएगा, अगर इलियम नहीं होगा तो किसको मारिएगा, छोटी आंत को। तो दोनों में से कोई ऑप्शन एक पक्का ही आएगा। अगर कहा जाएगा भोजन पूरी तरीके से कहाँ पचता है तो कह देना पूरी तरीके से इलियम में पचता है, या फिर कह सकते हैं छोटी आंत में भोजन पूरी तरीके से जाके पच जाता है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर भोजन का पाचन भी होता है, यानी भोजन पूरी तरीके से यहाँ पच गया, छोटे छोटे कणों में बट गया है। अब पाचन का मतलब आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और अवशोषण में क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, अवशोषण का मतलब होता ये है
कि पचित भोजन को रुधिर में पहुंचाना। देखिए यहाँ पर जो इलियम में भोजन पचा है, तो भोजनवा जब पच गया है तो वो भोजन का कण जो है अब रुधिर में पहुंचेगा। किस में पहुंचेगा? रुधिर माने खून में पहुंच जाएगा। तो जो ही यहाँ भोजन पचा है तो वो भोजन के कण कहाँ पहुँचेंगे? रुधिर में। और इसी को कहते हैं अवशोषण, यानी पचे हुए भोजन के कणों को जब रुधिर में पहुंचा दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? अवशोषण। अवशोषण आ भी सकता है कि अवशोषण किसे कहते हैं। तुरंत उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अवशोषण हो गया और पाचन भी हो गया। अब देखिए यहीं पे सीकम होता है, तुरंत ही जब भोजन यहाँ से पहुँचता है सीकम में पहुँचता है। और ये जो सीकम है इसी को कहते हैं बड़ी आंत, यानी बृहदांत्र भी कहते हैं। ये छोटी आंत है, ये कौन सी आंत है? ये पूरा क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन ये हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल बस इतना याद रखिएगा कि भोजन यहाँ पहुँचा, यहाँ पूरी तरीके से पच गया है और यहाँ पर क्या हो गया है? अवशोषण। भोजन का क्या हो गया है? अवशोषण। अब यहाँ पे क्या होता है? भोजन का अवशोषण भी होता है, स्वांगीकरण भी होता है। कैसे? देखिए क्या होता है, अभी यहाँ से भोजन का अवशोषण हो गया, लेकिन पानी जो है, पानी का ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, पानी को सोखा नहीं गया है। अगर देखिए लैट्रिन है, आपने जो खाना खाया उसमें पानी की मात्रा है, तो उसी पानी को इसी में सोख लिया जाता है। देखिए ये आपका क्या है? बड़ी आंत है। अगर बड़ी आंत में कुछ हिस्से होता है, डायरिया जाता है ना, कोई बच्चा या कोई भी इंसान लैट्रिन पानी की तरह करने लगता है, उसकी जो लैट्रिन होती है पानी की तरह। अगर आपसे पूछा जाए कि लैट्रिन पानी की तरह क्यों होता है, तो समझ जाइएगा कि बड़ी आंत में क्या है? कुछ न कुछ गड़बड़ी थी, इसी वजह से क्या हुआ कि लैट्रिन क्या होने लगा? पानी की तरह पतला होने लगा है। तो इसी में दिक्कत होती है। देखिए ध्यान से, अब खाना कहाँ पहुँचा? पच चुका है, तो किसमें पहुँचेगा? इसे कहते हैं सीकम। ठीक है, यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचने के बाद अभी यहाँ देखिए क्या होता है। एक्चुअली अब यहाँ से भोजन पच चुका है और पानी का उस भोजन में क्या है? पानी है। तो इस पानी का अवशोषण इस पूरे बड़ी आंत में हो जाता है। और अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से अब जो आपका भोजन जो है किस में पहुँच चुका है? भोजन के कण किस में पहुँच चुके? पचित भोजन के कण किस में पहुँचे हैं? रुधिर में। तो ध्यान दीजिएगा, जो खाना था वो तो पच चुका था। ध्यान दीजिएगा, जो खाना था वो पचा था, पच के कहाँ गया है? रुधिर में। कहाँ गया भैया? ये रुधिर है, रुधिर में क्या पहुँच गया है? खाना पहुँचा। जो ही रुधिर में खाना पहुँचा है, देखिए अभी भोजन के कण किस में पहुँच गए हैं? रुधिर में। तो ये भोजन के कण रुधिर में पहुँचे हैं। अब रुधिर में जो ही पहुँचे हैं, अब इसके बाद स्वांगीकरण होता है। देखिए स्वांगीकरण यहीं में होता है। अब देखिए स्वांगीकरण क्या होता है। अभी यह रुधिर में है, रुधिर जा रहा है, अब रुधिर में भी कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। तो स्वांगीकरण, देखिए यहाँ पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, अब इसके बाद इसमें क्या होगा? स्वांगीकरण होगा भोजन के कणों का। तो ध्यान दीजिए स्वांगीकरण क्या होता है कि जब जो यहाँ पर भोजन के कण पहुँचे हैं वही भोजन के कण किस में पहुँच जाते हैं? कोशिका के अंदर, कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर जब पहुँचता है उसी को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। मतलब यदि आप समझने की कोशिश करें, ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या मैं कहना चाह रहा हूँ समझिएगा। ये समझिए, ये ब्लड है, या भोजन का अवशोषण हुआ। जब अवशोषण होता है तो कहाँ पहुँच जाता है? भोजन का कण है, खून में पहुँच गया। अब इसी खून में क्या है? कोशिका है। तो जब अवशोषण हुआ तो भोजन का कण किस में पहुँचा? भोजन का कण किस में पहुँचा? खून में। अब स्वांगीकरण क्या होता है? यही जो कण है जो रुधिर में है वही कण, यही भोजन का कण जब कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पहुँचता है तो इसी को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। तो यानी सिंपल सी बात है और समझा जाए, यानी भोजन के कणों को जब कोशिका के द्रव्य में विलीन कर दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। और एक बार हमारे हिसाब से एक बार और समझिए। देखिए कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? कोशिका द्रव्य। तो पचित भोजन को क्या चाहिए? पचित भोजन को जब कोशिका द्रव्य में, देखिए कोशिका के, ये कोशिका है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में जब विलीन कर यानी मिला दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। तो आई होप कि आपको स्वांगीकरण समझ में आ गया होगा। तो वही काम यहाँ पे क्या होता है? अब पूरी तरीके से अब जो हमारा भोजन था, अब वो भोजन के जो कण थे कहाँ पहुँच गए हैं? कोशिका द्रव्य में पहुँच गए हैं। अब देखिए, यानी भोजन पहुँचा यानी ऊर्जा पहुँचा है। क्यों कोशिका के अंदर पहुँच रहा है? देखिए इंपॉर्टेंस ये है कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है?
कोशिकाओं से, यानी सारा ऊर्जा जब कोशिकाओं के अंदर जाएगा तो ये ऊर्जा कोशिकाओं के अंदर गया, तो जब ये कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा जाएगा तब ये इनकी ये ऊर्जा किसको मिलेगा? कोशिका। जब कोशिका फिट रहेगी तो मेरा शरीर भी क्या रहेगा? फिट रहेगा। जैसे कि ये घर किससे बना हुआ है? ईंट से बनता है घर, तो उस घर का ईंट यदि खराब हो जाए तो घर रहेगा नहीं। मैंने कहने का मतलब क्या है, अगर ईंट सुरक्षित रहा तो घर भी क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। इसीलिए है कोशिका जो है, ये घर कोशिका जो हमारे शरीर को बनाने का काम कर रहा है, तो ये कोशिका मेंटेन रहना चाहिए ना। इसीलिए जो सारे भोजन के कण हैं वो कहाँ जा रहे हैं? पच के कोशिका द्रव्य में। तो जब कोशिका द्रव्य में जाएंगे तो यानी कि जब भोजन, पचित भोजन कोशिका द्रव्य में गया है, यानी सारे ऊर्जा इसमें गए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, ये भी समझ में आया होगा। आपने ये भी समझा कि छोटी आंत में जाएगा तो क्या होगा? छोटी आंत का क्षुद्रांत भी नाम है। आपने जाना कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया, उससे भी आप बेहतरीन समझ गए। तो अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इसमें कुछ रह गया। बस एक चीज़ आपको समझना है कि देखिए ध्यान से, अब यहाँ से जो यहाँ ग्रहणी में जब पहुँचता है, एक बात मैंने नहीं आपको बताया, जब ग्रहणी में पहुँचता है तो अग्नाशयिक रस निकलता है। देखिए जब जो ही ग्रहणी में पहुँचता है तो क्या निकलता है? हाँ, पित्तरस निकलता है। पित्तरस मैंने बता दिया। और क्या निकलता है? अग्नाशयिक रस। जो अग्नाशयिक रस होता है, समझिएगा, ये कहाँ का बता रहे हैं? ग्रहणी का बता रहे हैं। जो अग्नाशयिक रस होता है उसमें से 3 एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन और स्ट्रिप्सिन। ये क्या होते हैं? इनका कार्य क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा। ये क्या है? पित्तरस है। पित्तरस क्या करता है? ये दरोगा का काम करता है। किसका काम करता है? दरोगा का। और ये सब पुलिस हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये दरोगा का काम करता है और ये एक तरह से समझिएगा थाना है। दरोगा कहाँ पहुँचता है? थाना पे है। इसके तीनों आदमी हैं। तो ये दरोगा क्या करता है, यानी पित्तरस क्या करता है? इनके एंजाइम को एक्टिव कर देता है। मतलब ये आता है तुरंत ही थाने पहुंचता है, अग्नाशयिक थाने पहुंचता है, दरोगा थाना पहुंचा और कहता है ए चल काम कर। मतलब इनको क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है भाई। यानी पित्तरस क्या करता है? अग्नाशयिक के एंजाइम्स को क्या करता है? एक्टिव कर देता है, कार्य करने के लिए सक्रिय कर देता है। तुरंत ही कोई कहते हैं ओ माय गॉड, दरोगा का आर्डर आ गया है, अब हमें क्या करना है? काम करना है। तो ट्रिप्सिन और क्या है? एमाइलोप्सिन और स्ट्रिप्सिन ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो इनका काम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन और पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदलता है। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन और पेप्टोन्स को किस में बदलता है? एमिनो अम्ल में। एमाइलोप्सिन का काम क्या है? शर्करा व मंड को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। जाके पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बताया है मंड क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? वसा को वसीय अम्ल में व ग्लिसरॉल में बदलता है। तो अभी आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, वसीय अम्ल क्या है और ग्लिसरॉल क्या, अभी आगे हम लोग और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको एक एक बातें समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ दिक्कत लग रहा है, यदि आप सजेशन देना चाहते हैं कि देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, ऐसे पढ़ाइए, वैसे पढ़ाइए, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए तो और बेहतर होगा, तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं तैयार हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको कोई राय देनी हो पढ़ाने से संबंधित तो ज़रूर बताइएगा, हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जितना भी पार्ट है उन सभी पार्टों को जाकर देख लीजिएगा। और यकीन मानिए, यदि आप ये सारे क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपका 1 नंबर भी कहीं से कटने वाला नहीं है। फुल कोर्स आपको कराया जा रहा है। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। जय हिंद।